हेलो एवरीवन। आज है 7 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि वीओसी पोर्ट जो चर्चे में था तमिलनाडु में है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना है। पहला ई स्पोर्ट्स शतरंज वर्ल्ड कप होस्ट किया सऊदी अरब ने, जो कि जीता है मैग्नस कार्लसन ने। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया कांडला गुजरात में। हाल ही में अ ट्रीटिस फॉर द रिमार्केबल रोहित किताब लिखी है आर कौशिक ने। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बने। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव मनाया गया दिल्ली में। देश में सबसे अधिक अंगदान किया गया है तेलंगाना में। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड और मार्कोस जूनियर 5 दिन के भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी हाल ही में 20वीं किस्त जारी की गई है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा जो स्थापित की गई है कनाडा में। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप रिसर्च स्टेशन अभी हाल ही में जो स्थापित किया गया है लद्दाख में। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख रखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में हाइड्रो प्रोजेक्ट चर्चे में है, जिसका नाम है सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये आप रिलेट करेंगे जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में सिंधु गांव में है। किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। ये जो चिनाब नदी है ना, इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जा रही है। तो इसी वर्ष जम्मू कश्मीर में जनवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया था। जो इंडियन रेलवे है, इसने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत का पहला केबल स्टे रेल बुल अंजी खाद पुल पर सफल ट्रायल रन कंप्लीट किया था। डल झील पर उबर सिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। ये भी आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी यही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने। नलन प्रभा जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने। ई सेहत ऐप खीर भवानी मेला और लगातार दूसरे वर्ष वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सबसे अधिक अवार्ड जम्मू कश्मीर ने ही जीते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन जो है आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, यानी कि पानी को स्टोर करके या डैम बना करके, बांध बना करके इससे जो बिजली जनरेट की जाती है ना, वही आपकी हाइड्रो प्रोजेक्ट कहलाती है। तो इसमें यदि आप ऑप्शन के थ्रू रिलेट करेंगे ना, तो अरुणाचल प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में बताई थी। इसका नाम है एटालिन परियोजना। एटालिन प्रोजेक्ट 30 जुलाई के करंट अफेयर में मैंने ये बताया था कि इसकी प्रस्तावित जो उत्पादन क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता या कैपेसिटी, ये है 3087 मेगावाट की। उत्तराखंड से रिलेट करेंगे तो आप टिहरी बांध रिलेट कर सकते हैं। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पूछा जाए किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है। वैसे रिवर की बात की जा रही है ना, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट। अब यहाँ क्वेश्चन में ना हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। करंट अफेयर हमने देख ही लिया है। स्टैटिक के कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड किए हैं, जिसमें कि लगभग 10 इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट और उससे रिलेटेड जो नदी है या राज्य है आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैंने आपको जस्ट बताया है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी हम देख चुके हैं, यूएसएसआर के सहयोग से ये निर्मित किया गया है। दूसरा है इसमें श्री शैलम बांध, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर मेंशन है कोयना। ये महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पर ही है। तो दो एक साथ आप रिलेट कर सकते हैं। फिर तीसरा इसमें है भाखड़ा नागल बांध। ये हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर है, सतलज नदी पर है और इसका उपयोग पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के द्वारा किया जाता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। तो देखिए, कृष्णा नदी पर दो बांध हमने देख लिए, एक श्री सैलम बांध है, एक नागार्जुन सागर बांध है। लेकिन नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है। दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। और 5वें नंबर पर यहां मैंने इदुक्की बांध को ऐड किया, केरल में है, पेरियार नदी पर। और केरल की डिपेंडेंसी मोस्टली इसी नदी पर है, इसी बांध पर है। छठवां यदि हम देखें
कि सरदार सरोवर बांध, ये आपका गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है और ये नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। फिर इसमें एक है शिवना समुद्र, कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र ये है। तीस्ता बांध, तीस्ता नदी पर ही है, सिक्किम में है। फिर 9वां डिस्कस कर चुके हैं। 10वां इसमें सलाल बांध यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है और ये 2 यूनिट में कंप्लीट किया जा रहा है। अब देखिए आप लोगों के लिए जो जुलाई मंथ की ई बुक है ये कल लॉन्च की गई है। इसमें आप लोगों को 250 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाते हैं जुलाई मंथ के, जो कि बाइलिंगुअल होंगे हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास नोट्स आपको मिल जाती है। ये भी बाइलिंगुअल है, मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का डेटा जो भी हमने डिस्कस किया है इसकी एक कंप्लीट ई बुक है। और अब से आज ही हम ये कोशिश करेंगे कि जुलाई मंथ का कंप्लीट वीडियो जो है लगभग 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, ये भी इसी एप्लीकेशन पर इस ई बुक के साथ सबमिट कर दिया जाए। तो कल्याणी मैम ऑफिशियल एप्लीकेशन से इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल दूसरा है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी हाल ही में निधन हुआ। पूछा जा रहा है ये किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार। अभी हाल ही में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्य किए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल रहे। दिए गए ऑप्शन में तमिलनाडु के ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। सत्यपाल मलिक एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक, जो 2019 का आर्टिकल नंबर 370 हटाए जाने के दौरान इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा हालिया हुए ओबिचुरी को यदि हम देखें तो लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार, कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस, प्रसिद्ध बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी, राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन हुआ। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो कि कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित थे। सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का रिसेंटली निधन हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और डियोगो जो कि प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे, ये हालिया हैं। इसके पहले जाकिर हुसैन जो कि प्रसिद्ध तबला वादक रहे, शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, पीवी पट्टाभिरवन सम्मोहन विशेषज्ञ, रतन टाटा जी, कनक राजू, सीताराम येचूरी, अंशुमान गायकवाड़ और यामिनी कृष्णमूर्ति प्रमुख नाम है जिनके लास्ट ईयर निधन हुए। सवाल नंबर तीसरा है, परीक्षा पे चर्चा 2025 के किस संस्करण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ? तो परीक्षा पे चर्चा इसका जो 8वां एडिशन था, इसे भी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। परीक्षा पे चर्चा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2018 में शुरू की गई प्रमुख पहल है, जिसका पर्पस है छात्रों के परीक्षा के तनाव को कम करना और उन्हें आत्मविश्वास और जीवन कौशल से जोड़ना है। अब ये जो परीक्षा पे चर्चा पहल है, इसके लगभग 7 साल तो कंप्लीट हो ही गए हैं। तो 2025 में इसके 8वें चरण में, 8वें संस्करण में 3.53 करोड़ लीगल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और इसे 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने देखा है, जिससे ये एक जन आंदोलन बनकर के उभरा है। सवाल चौथा है, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो कल के दिन ही यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया था और जो परमाणु बम अमेरिका ने इस्तेमाल किया था इसका नाम है लिटिल बॉय। फिर 9 अगस्त को हम नागासाकी डे देखेंगे। नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला अमेरिका ने किया था और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। और 11वें क्रम का हैंडलूम डे ये आज मनाया जा रहा है, यानी कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या हैंडलूम डे भी आप कह सकते हैं, जो भारत की पारंपरिक हथकरघा परंपरा और बुनकरों के योगदान को सम्मानित करता है। इसकी बैकग्राउंड की यदि हम बात करें ना, तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसी का प्रतीक है, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का या वस्त्रों का बहिष्कार करने के पर्पज से ये एक आंदोलन है जो कि चलाया गया था। इस बार की थीम है हैंडलूम एम्पावरिंग वुमन एम्पावरिंग द नेशन। वैसे अगस्त महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं ना, इसमें 7 अगस्त को आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त का जो दिन है, सरकार के द्वारा भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
अगस्त महीने में अभी हमने वर्ल्ड वाइड वेब डे देखा है, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस देखा है, हिरोशिमा डे और तीसरा इंपॉर्टेंट डे आज हम देख रहे हैं हैंडलूम डे। अगला सवाल है, भारत जो है ये अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है, इसके अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बना? तो भारत जो है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनकर के उभरा है। मतलब कि वायु मार्ग के माध्यम से जो यात्रा की जाती है ना, एविएशन मार्केट आप इसे कहेंगे। तो रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा एविएशन मार्केट ये अमेरिका का है। इसने 2024 में ना लगभग 876 मिलियन यात्रियों को संभाला है। दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर यूके, चौथे स्थान पर स्पेन और भारत को इसमें पांचवें स्थान पर रखा गया है। अब देखिए भारत का दूसरा स्थान किसमें है? अभी कुछ दिन पहले के ही करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है, 5 अगस्त का ही करंट अफेयर था कि मछली उत्पादन के मामले में जो भारत है ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर क्या देखा था हमने? चाइना का नाम। फिर तीसरा स्थान भारत का किसमें है? दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी की यदि बात की जाए तो अमेरिका में है और भारत इसमें आता है तीसरे स्थान पर। फिर चौथा स्थान भारत का किसमें है? तो जो सिप्री है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके अनुसार खर्च के मामले में यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत जो है ये चौथे स्थान पर है, जो अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है उस मामले में मैं बात कर रही हूँ। और इसमें टॉप पर अमेरिका रहा है। सातवां सवाल है, संसद ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में लगा जो राष्ट्रपति शासन है इसकी अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा करके मतलब किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आप सभी को मालूम है मणिपुर में बीते कुछ समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो अब इसे और एक्सटेंड किया जा रहा है 6 महीने के लिए। 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव को रिसेंटली संसद ने मंजूरी दे दी है। मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगा है। मणिपुर के बारे में वैसे हम डिस्कशन करते रहते हैं। यहाँ पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, राष्ट्रपति शासन। तो थोड़े हम पॉलिटी के जीके के क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल नंबर है 352, आर्टिकल नंबर है 356 और आर्टिकल नंबर है 360। ये इमरजेंसी के बारे में बताता है। जैसे कि यदि मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 352 की, तो इस आर्टिकल के तहत ना राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। मतलब कि युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो ये कुल 3 बार लगा है। कब-कब लगा है? तो 1962 में लगा है जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ। फिर लगा 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर लगा 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अभी मणिपुर वाला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं ये है आर्टिकल नंबर 356। तो आर्टिकल नंबर 356 से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती तो इसे देखते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब आर्टिकल नंबर 360 कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में, आर्थिक संकट की स्थिति में ये लगाए जाने का प्रावधान है। लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वैसे राष्ट्रपति शासन मणिपुर के अलावा भी अन्य कई राज्यों में लगा है। मतलब जैसी स्थिति आती है तो ये एक्शन लिया जाता है। 3 आर्टिकल आपने याद रख लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि उस पर्टिकुलर राज्य पर यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो? तो याद रखें कि फंडामेंटल राइट्स पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्वतंत्र ही रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखें, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में जो आर्टिकल नंबर 19 है, ये अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं। फिर राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य को चलाने की ज़िम्मेदारी किसके हाथ में होती है? जब आर्टिकल नंबर 356 लागू हो गया, मान लीजिए मणिपुर में लगाया गया और यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो कार्यकारी शक्तियां जो है डायरेक्ट केंद्र के पास चली जाती है और वही राज्य के कार्यों की देखरेख करता है। इसके अलावा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और उसका जो सीधा कंट्रोल है ये संसद के पास चला जाता है। फिर इसमें एक सवाल और आता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य का मुखिया कौन बनता है? तो राज्य का जो राज्यपाल है ना, यही राज्य की मुखिया के रूप में कार्य करेगा और अधिकतम कितने दिनों के लिए लगा रह सकता है? तो मान लीजिए मणिपुर में लगा है ना, तो अधिकतम 6 महीने के लिए लगा रहेगा। फिर हालांकि एक प्रस्ताव द्वारा इसे 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा ये नहीं बढ़ाया जा सकता।
फिर 8वां सवाल है, किसके द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया किताब लिखी गई है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इन पर बेस ये किताब है जो कि लिखी गई है प्रियमवदा जयकुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ तो बानू मुस्ताक जो है इनकी एक किताब है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, जिसके लिए इन्होंने 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। प्रसिद्ध राइटर है सलमान रश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसके अलावा नाइफ KNIFE ये किताब लास्ट ईयर ही इन्होंने लॉन्च करी है। जो गीतांजलि श्री है ना, इनकी एक रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड जिसके लिए 2022 का इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया था। ये तो पुराना हो गया, लेकिन अभी हाल ही में गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बुक्स एंड ऑथर की बात की जा रही है तो वुमन लाइफ फ्रीडम लिखी गई है मरजानी सत्रापी के द्वारा। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर लिखी गई है न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन के द्वारा। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा की किताब है। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक। द विनर माइंडसेट सेन वॉटसन। नाइफ जस्ट हमने देखा सलमान रश्दी की। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा। यादें 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 हैं पुष्पा भारती की। वेलकम टू पैराडाइज है ट्विंकल खन्ना की। अ मर्सिनरी है डुब्बा डी सुब्बा राव की। इजराइल वॉर डायरी है विशाल देश पांडे की। द गोल्डन ईयर है रस्किन बॉन्ड की। वाई भारत मैटर है विदेश मंत्री अजय शंकर की। 12 फेल है अनुराग पाठक की। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है MM नरवणे की। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की। कैरोज है जेनी अर्पन बेग की। लियो है PS रमन की। अगला सवाल है, किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा राजधानी दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला जो कर्तव्य भवन है इसका उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अब इसी जगह से ऑपरेट होंगे। आधुनिक तकनीकी से लैस इस इमारत में बड़ा वर्क स्पेस तैयार किया गया है। दिल्ली की यदि बात की जाए तो नई मुख्यमंत्री यहाँ की रेखा गुप्ता है। एक सड़क एक दिन योजना की शुरुआत यहाँ की गई थी। DTC ने सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान इसके दूसरे चरण की शुरुआत करी। चौथा मध्य एशिया संवाद, भारत मध्य एशिया संवाद जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होस्ट किया है दिल्ली में। पहला ई वेस्ट इको पार्क ISA के 7वां सत्र यहाँ आयोजित किया गया। खो खो वर्ल्ड कप यहाँ भारत ने होस्ट किया था पहली बार राजधानी दिल्ली में जनवरी के महीने में। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना जनवरी में लाई गई। पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट यहाँ शुरू किया गया। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति की मेजबानी दिल्ली ने की। पहला स्वदेशी MRI मशीन, पहला ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन। आयुष्मान वय वंदन योजना और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड शेडिंग को रिसेंटली यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। इंदौर की यदि बात की जाए तो लगातार 8वें वर्ष ये भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है और पहली बेगर फ्री सिटी, भिखारी मुक्त शहर भी आप इसे कह सकते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में गुजरात का सूरत शहर टॉप पर है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनाई गई। टेस्ला ने अपना पहला एक्सपीरियंस ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में ओपन किया है। सवाल 10वां है, किस राज्य के उत्तरकाशी जिले का जो धाराली गांव है यहाँ बादल फटने के कारण भारी तबाही का सामना करना पड़ा? तो यह आप रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो धाराली गांव है, यहाँ खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से जो भीषण फ्लड आई है, इसके कारण भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। गंगोत्री धाम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले जो यात्री हैं, इसके कारण इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। ये गांव पूरी तरीके से पानी की चपेट में आया, मलबे की भी चपेट में आया। घर, दुकान, सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यदि बात की जाए उत्तराखंड की, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। लेक में 7 ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल, माला ताल और रहस्यमयी कही जाने वाली रूपकुंड झील भी आप यहीं से रिलेट करेंगे। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क। दर्रों में माना नीति लिपु लेक है। करंट से रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में यहाँ पर ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, पहली योग पॉलिसी देश की। इसके अलावा जॉलजीबी मेला 2024 का 38 नेशनल गेम्स। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑपरेशन बम्बी बकेट ये लास्ट ईयर का है। GEP सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य है। देश का पहला राइटर्स विलेज का भी उद्घाटन यहाँ किया गया। पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत एम्स ऋषिकेश ने की है और हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की भी स्थापना की गई। ये आप उत्तराखंड के करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज कहाँ बनेगा? जबलपुर मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, भारतीय सेना के
उपसेनाध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।